जय हिंद। आज की वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम जो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, फर्स्ट रहेगा व्हाट इज़ मनी, सेकंड हम देखेंगे लीगल टेंडर के बारे में, और फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे मनी और लीगल टेंडर के बीच में क्या डिफरेंस है, और फिर हम देखेंगे डिमांड फॉर मनी क्या होता है और सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। तो चलिए, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मनी। Money is anything that people generally accept for the settlement of various transactions. Money कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है ट्रांजैक्शन के लिए, वेरियस ट्रांजैक्शन के लिए, और इसमें जो मेन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है वो जनरल एक्सेप्टेंस रहता है। जनरल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस मनी की। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि मनी को हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो उसके बदले में जो आप देंगे दैट इज़ मनी, और जो मनी होगी उसका जनरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी कि पब्लिक के द्वारा वो एक्सेप्ट की जानी चाहिए। तो मनी इज़ एनीथिंग which people generally accept for the settlements of various transactions। किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शन जो रहती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हो या किसी भी सर्विस को ले रहे हो, तो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, उसकी सेटलमेंट के लिए जो जनरली एक्सेप्ट की जाने वाली चीज़ है, एनीथिंग, उसको बोलेंगे मनी। मनी इज़ एनीथिंग दैट पीपल जनरली एक्सेप्ट। इसमें जो जनरल एक्सेप्टेंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। जनरल acceptance of money is the most important feature of money। तो जनरली ये एक्सेप्ट की जानी चाहिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। आप कुछ खरीद रहे हो, उसके बदले में जो आप दे रहे हो दैट इज़ मनी, लेकिन वो मनी जनरली एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो मनी के एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे, उसमें आपके जो करेंसी नोट्स, करेंसी में अगर देखें तो करेंसी में नोट्स आ जाएंगे जिसको मनी में हम कंसिडर करेंगे, और फिर कॉइन्स आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लीगल टेंडर। क्यों बोलते हैं वो भी हम अभी जानेंगे। नोट्स हो गए और कॉइन तो लिमिटेड लीगल टेंडर में आते हैं, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट जानने ही वाले हैं। तो करेंसी यानी कि नोट्स और कॉइन्स ये आपकी मनी में आ गए, और साथ में आपके इसमें आगे डिमांड डिपॉजिट्स में आपके आगे जैसे चेक जो है उसको भी मनी मानते हैं, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। बैंक ड्राफ्ट्स जो होंगे, बैंक ड्राफ्ट्स को भी हम मनी मानते हैं, बट दे आर नॉट लीगल टेंडर। तो ये मनी के एग्जाम्पल हुए हैं, और इनको जनरली एक्सेप्ट भी किया जाता है। और लीगल टेंडर में क्या खास बात है वो अभी हम नेक्स्ट जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम मनी को पूरी तरह से फिनिश कर देते हैं। तो मनी आपको समझ आ चुकी है कि मनी इज़ एनीथिंग विच पीपल जनरली एक्सेप्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, मनी के, तो आप देखेंगे इसके मेनली 3 फंक्शंस इसके रहते हैं। एक तो जैसे मैंने बता दिया, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप कुछ खरीद रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में, तो बदले में आप क्या दे रहे हो, मनी दे रहे हो। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए अगर आप ले रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या कोई सर्विस ले रहे हो, तो उसके बदले में जो भी आप दे रहे हो दैट इज़
मनी, ठीक है। मनी आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये उसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड इसका जो फंक्शन होगा दैट इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, देखो जो भी आपकी मनी होगी वो एक वैल्यू स्टोर करती है, वो एक वैल्यू को स्टोर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 100 रुपये का नोट लेता हूँ, तो आज इसकी वैल्यू 100 रुपये है। आज से 5 साल के बाद मैं इस नोट को यूज़ करूँगा, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 100 रुपये रहेगी। जबकि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार परचेज की, आज परचेज की, आज उसकी वैल्यू है 7 लाख, और अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे उसकी जो वैल्यू है वो घटती जाएगी ड्यू टू इट्स डेप्रिसिएशन। लेकिन जो नोट्स होते हैं, जो मनी होती है, मनी के केस में ये डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर नहीं आता है, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर चेक है, चाहे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो उसमें फिगर लिखी है वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो उससे कम नहीं होगी। चाहे कॉइन हो या नोट्स हो, जो आज उसकी वैल्यू है वही उसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेम ही रहेगी। अगर आप 2 साल के बाद भी उनको यूज़ करेंगे या फिर 3 साल के बाद या 10 साल के बाद आप यूज़ करेंगे उस नोट को, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। भले ही इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो उस नोट से जितनी चीज़ें आज आप खरीद सकते हो, फ्यूचर में आप भले ही ना खरीद पाए, लेकिन जो वैल्यू थी 100 रुपये वो तो 100 ही रहेगी ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू ये रहेगा इसका सेकंड फंक्शन। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट, देखिए यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये हुआ कि ये एक स्टैंडर्ड मीडियम बन जाता है, एक स्टैंडर्ड मेज़र बन जाता है। जो मनी है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को कंपेयर करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है उसको कंपैरिजन के लिए मनी एक अच्छा यूनिट ऑफ अकाउंट है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपने 40 रुपये में ख़रीदी, फॉर एग्जांपल आपने एक नोटबुक खरीदी, आपने एक नोटबुक खरीदी ₹40 में, और साथ में 20 रुपये में आपने एक पेन ख़रीदा। जब आपको इसके जो प्राइस है वो पता ना थे, तब आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, बस आप सोच रहे थे कि अलग अलग चीज़ें हैं। जब आपको इसका प्राइस पता लग गया कि एक का प्राइस 40 रुपीज़ है और दूसरे का 20 रुपीज़ है, तो उस केस में आपको कंपैरिजन समझ में आया कि ये ज़्यादा वर्थ है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। तो आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर पा रहे हो ड्यू टू द मनी के बेस पे। तो ये यूनिट ऑफ अकाउंट का काम भी कर रहा है मनी। तो इसके 3 फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। 3 फंक्शंस रहेंगे किसके, मनी के। अब बात करते हैं हम लीगल टेंडर की, क्योंकि मनी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मनी के बारे में आई थिंक अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि मनी इज़ एनीथिंग दैट पीपल जनरली एक्सेप्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स। और जनरल एक्सेप्टेंस इसका जो मेन फीचर रहता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर रहता है। और एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे देखे कि उसमें नोट्स भी हो सकता है मनी में, कॉइन्स भी मनी में आएगा, चेक्स या बैंक ड्राफ्ट्स जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं वो इसमें आएगा। तो ये सारे आपके मनी के एग्जांपल हैं। लेकिन जो लीगल टेंडर है वो नोट्स और कॉइन ही है, चेक और बैंक जो ड्राफ्ट है वो नहीं है लीगल टेंडर। तो बात करते हैं लीगल टेंडर आखिर होता क्या है। देखिए लीगल टेंडर जो, जैसे मैंने मनी की बात की यहाँ पे, तो लीगल टेंडर एक ऑफिशियल मनी होती है। लीगल टेंडर क्या होता है, एक ऑफिशियल मनी होती है। और कैसी ऑफिशियल मनी, ऑफिशियल मनी ऐसी कि जिसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इस मनी को, इस ऑफिशियल मनी को कहीं पे यूज़ कर रहे हो, लाइक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कोई कर्जा है, कोई लोन है, कोई आपको किसी की सैलरी देने को है या फिर कोई रेंट देने को है, तो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। तो उसके एवज में जो आप दे रहे हो इस ऑफिशियल मनी को, तो जो सामने वाला बंदा है जिसको आप वो दे रहे हो, वो
उसको लेने से मना नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे इसमें पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे आप दूसरी उस वे से पेमेंट करो, क्योंकि अगर आपने ऑफिशियल मनी में दी है, वो ट्रांजैक्शन आपने ऑफिशियल मनी के तौर पे की है, तो वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ऑफिशियल मनी क्या है, इट इज़ एन ऑफिशियल मनी which must be accepted in the settlements of various transactions including the settlements of डेट, कोई कर्जा हो चाहिए आपके ऊपर, या कोई, इसको हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी लिख सकते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपकी आ गई। चाहिए आपको किसी का लोन देना हो, चाहिए कोई रेंट देना हो, कोई सैलरी किसी की देनी हो, कोई ईएमआई पे करनी हो, वो आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी कि वहाँ पे आपने प्रॉमिस किया है कि वो पैसा आपको देना है। तो इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वो अगर ऑफिशियल मनी के तौर पे कर रहे हो तो वो मस्ट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट ही की जानी चाहिए, उसको कोई एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। दैट इज़ ऑफिशियल मनी। ठीक है, वो क्या है, उसी ऑफिशियल मनी को हम क्या बोलते हैं, उसी ऑफिशियल मनी को हम बोलते हैं लीगल टेंडर। जो लीगल टेंडर है, इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, इसमें बैंक नोट्स और कॉइन्स, ये आते हैं लीगल टेंडर। इसके अलावा जो चेक है और या बैंक ड्राफ्ट है, वो लीगल टेंडर नहीं है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हो चेक की फॉर्म में, तो सामने वाला जिसको आपने पेमेंट करनी है, अगर उसकी इच्छा नहीं है चेक में रिसीव करने की, अगर वो मना करता है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू मेरा चेक एक्सेप्ट कर। अगर आपको किसी का, फॉर एग्जांपल आपको 2 लाख किसी को पेमेंट करनी है, आपके ऊपर वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपको मतलब उनको देना ही है वो, तो आपने चेक में दिया वो, और सामने वाला मना कर रहा है कि नहीं मेरे को कैश में ही चाहिए, तो आपको उसको कैश में देना पड़ेगा, आप उसको चेक में नहीं दे सकते, क्योंकि चेक एक ऑफिशियल मनी नहीं है, वो एक लीगल टेंडर नहीं है, तो उसके लिए वो मना कर सकता है। लेकिन जो लीगल टेंडर होते हैं, यानी कि जो ऑफिशियल मनी होती है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप बैंक नोट्स देते हैं, चाहे वो 10 रुपये के ही देते हो, आप 1 लाख की पेमेंट करते हो, 10-10 रुपये के नोट देते हो, तो उसको सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, या वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई मेरे को बड़े वाले नोट दो ताकि कम स्पेस घेरे। ठीक है, लेकिन वो मना नहीं कर सकता कि हाँ मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, उसमें मना कर सकता है एक लिमिट के बाद। तो अब हम बात करते हैं, लीगल टेंडर भी 2 तरह के होते हैं। जो लीगल टेंडर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर्स, सेकंड होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखिए, जो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, जिसमें कोई लिमिट होती है, उसको आप एक लिमिट तक ही दे सकते हैं। उसमें क्या होती है, लिमिट होती है, एक सर्टेन लिमिट होगी उस पर, उस लिमिट तक ही आप दे सकते हो, उस लिमिट तक ही वो एक्सेप्ट होगा। उस लिमिट से अगर आप ज़्यादा देंगे तो सामने वाला मना कर सकता है। तो इसमें आते हैं कॉइन्स आते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर में। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 की किसी को पेमेंट करनी है और आपने एक बोरा भर के कॉइन्स उसको पकड़ा दिया, तो सामने वाला मना करेगा ना, और अगर वो मना करता है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे बोलेंगे कि भाई ये तो लीगल टेंडर है, आप मना नहीं कर सकते, तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये तो लिमिटेड लीगल टेंडर है, इसमें लिमिट लगी हुई है। कितनी लिमिट लगी है, सभी कॉइन्स के लिए अलग अलग लिमिट है। जैसे जो इंडियन कॉइनेज एक्ट है, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 जो है, उसमें मेंशन किया है सभी कॉइन्स का कि आप किस कॉइन को
कितनी लिमिट तक पे कर सकते हो। जैसे आप 1 रुपये का जो सिक्का है उसको अगर आप पे करना चाहते हो तो आप सिर्फ उसको 1000 तक की पेमेंट उससे कर सकते हो। 1000 से ज़्यादा अगर आप कॉइन्स की फॉर्म में 1 रुपये की कॉइन्स की फॉर्म में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई मेरे पास यही है ले लो। अगर वो ले लेता तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर मना करता है तो आप उसको सिर्फ 1000 तक ही दे सकते हो। उसके ऊपर जो पेमेंट बचती है तो वो फिर आपको बैंक नोट्स में देनी पड़ेगी। फिर आपके माइंड में ख्याल आएगा कि मैं 1 रुपये का नोट ही यूज़ क्यों ना कर लूँ। तो जो 1 रुपये का जो नोट है, इसका जो नोट भी होता है उसको भी इंडियन कॉइनेज एक्ट में कॉइन ही माना गया है। इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 में जो लिखा भी है कि जो 1 रुपये का जो नोट भी होगा 1 रुपये वाला, उसको भी कॉइन ही माना गया है। तो उसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो आप चाहे 1 रुपये का नोट यूज़ करो या कॉइन यूज़ करो, उसको आप 1000 तक ही उसकी पेमेंट कर सकते हो। उससे ऊपर आप अगर करना चाहते हैं तो सामने वाला अगर राजी है तब आप कर सकते हैं, अगर सामने वाला मना करता है तो आप नहीं दे सकते फोर्सफुली उसको, ठीक है। उसी तरह से अगर 50 पैसा है उसको आप 10 रुपये तक ही पे कर सकते हो, ₹10 तक ही उसको पे कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग जो कॉइन है उसकी लिमिट दी हुई है इंडियन कॉइनेज एक्ट में, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। दूसरा है यहाँ पे अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जिस पे भी कोई भी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट इसमें नहीं ही है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बैंक नोट्स हैं, वो कोई भी नोट्स हो 1 रुपये का नोट को छोड़ के, कौन सा नोट, एक्सेप्ट ₹1 नोट। क्यों? क्योंकि इसको कॉइन ही मानते हैं, इसको कॉइन ही मानते हैं इंडियन कॉइनेज एक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया लीगल टेंडर, जो कि 2 तरह से होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर में नोट्स आ जाते हैं, बैंक नोट्स आ जाते हैं, जिनको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता और इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप कितनी भी पेमेंट इससे करो कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो अनऑफिशियल मनी है, जैसे कि आपके ये चेक और डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जो बैंक ड्राफ्ट्स हैं, इसको हम बोलते हैं अनऑफिशियल मनी। अनऑफिशियल मनी तो है, कैसी मनी है, अनऑफिशियल मनी। तो इसको एक्सेप्ट करने से अगर कोई मना कर रहा है तो आप उसको फोर्सफुली नहीं दे सकते हो, ठीक है। समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब बात करते हैं मनी प्रिंटिंग सिस्टम की। इंडिया का जो मनी प्रिंटिंग सिस्टम है, अगर यहाँ पे मनी प्रिंट करनी है तो मिनिमम जो हमारा रिज़र्व रखा है मनी को प्रिंट करने के लिए, मिनिमम रिज़र्व जो रखा है, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम बाय RBI, वो रखा है 200 करोड़। 200 करोड़ रखे, इसके अगेंस्ट ही हम मनी को प्रिंट करेंगे। ये कब से रखा है इतना, सिंस 1956 ये चल रहा है मिनिमम रिज़र्व सिस्टम, तो जो कि 200 करोड़ है। इसके अगेंस्ट ही, इस 200 करोड़ के अगेंस्ट ही मनी को प्रिंट किया जाता है। मिनिमम ये रिज़र्व होना चाहिए, मनी को प्रिंट किया जाता है। इसमें भी 200 करोड़ में जो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है, इसमें गोल्ड 115 करोड़ कम से कम होना चाहिए, और जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है, फॉरेन सिक्योरिटी जिसको बॉन्ड भी कहेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी या बॉन्ड्स, इसके फॉर्म में मिनिमम 85 करोड़ होना चाहिए इस मिनिमम रिज़र्व में। इसी मिनिमम रिज़र्व सिस्टम के बेस पे आप मनी को प्रिंट करेंगे, यानी गवर्नमेंट मनी को प्रिंट करवाएंगे थ्रू RBI के पास ये मिनिमम रिज़र्व रहेगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मनी को प्रिंट करते तो उसकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप मनी को प्रिंट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट कुछ आपको रिज़र्व रखना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू डाइल्यूट हो जाएगी। तो इस मिनिमम रिज़र्व सिस्टम से पहले होता था प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिज़र्व सिस्टम, जिसमें कि जितना मनी आपको प्रिंट करना है उतना आपको रिज़र्व भी रखना होता था। इसको रिमूव कर दिया था, रिमूव्ड
रिमूव्ड हो चुका है और इसकी जगह पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम आया है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम में जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम 200 करोड़ होना चाहिए रिजर्व में, किसके पास, आरबीआई के पास। और इसमें भी मिनिमम जो 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में होना चाहिए और 85 करोड़ आपका फॉरेन सिक्योरिटीज़ यानी बॉन्ड्स की फॉर्म में होना चाहिए। ये था मनी प्रिंटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिमांड फॉर मनी। देखिए, डिमांड फॉर मनी का मतलब ये हुआ कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो पीपल के द्वारा होल्ड की गई है, जिसको पीपल होल्ड करना चाहता है फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक ट्रांजैक्शन करनी है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसके लिए जो उन्होंने पैसा जो होल्ड करके रखा हुआ है, लोगों के द्वारा जो टोटल मनी जो होल्ड करके रखी है, उसे स्पेंड करने के लिए हो गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन के लिए, या सेव की गई हो इमरजेंसी के लिए, कभी इमरजेंसी आ गई तो उस केस में उस पैसे को यूज़ कर सके, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखी हो कि जब मार्केट डाउन आएगा तो वो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या जब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे अच्छा मिल रहा हो, जैसे एफडी में मिल रहा हो, कहीं बॉन्ड में मिल रहा हो, तो हम उसको परचेज करें। तो ऐसा जो मनी जो होल्ड करके रखा है उसको बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। उस मनी को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिमांड फॉर मनी। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द टोटल मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी which people want to hold for various purposes like transactions of गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होल्ड करके रखा है, पीपल के द्वारा होल्ड करके रखा है वेरियस पर्पसेस के लिए, जिस वेरियस पर्पसेस में से एक पर्पस हमने लिया गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन करनी हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करनी हो कोई, या फिर किसी इमरजेंसी के लिए जो पैसा होल्ड करके रखा है, जो हम रखते हैं एक्चुअली, दैट इज़ डिमांड फॉर मनी। उसको क्या बोलेंगे, डिमांड फॉर मनी। देखिए, ये जो डिमांड फॉर मनी का जो टोटल अमाउंट है, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स कि इसका अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा। फर्स्ट है द लेवल ऑफ इनकम। देखिए, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होल्ड करके भी रखेंगे ताकि हम उससे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन कर सके। हम पैसा सेव करके रखेंगे इमरजेंसी के लिए, हम पैसा सेव करके रखेंगे ताकि जैसे हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने की तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। तो जो लेवल ऑफ इनकम जितनी ज़्यादा होगी तो ये जो हम होल्ड करके रहेंगे पैसा वो भी ज़्यादा होगा। यानी कि उसके साथ लेवल ऑफ इनकम के साथ इसकी एसोसिएशन कैसी है, लेवल ऑफ इनकम के साथ इसकी पॉजिटिव एसोसिएशन है। यानी कि लेवल ऑफ इनकम अगर बढ़ती है, इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। इसका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो भी बढ़ेगा। अगर सेकंड है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जो इसका नेगेटिव असर होगा, यानी कि इसका एसोसिएशन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा कहीं पे आपको मिल रहा है, किसी एफडी पे मिल रहा है या कोई बॉन्ड आप खरीद रहे हो उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो आपका पैसा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जो आपने पैसा बचाया हुआ था आप उसको वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, आप इस इन्वेस्टमेंट में उसको लगाएंगे ताकि आपका पैसा आगे मल्टीप्लाई हो सके, ग्रोथ कर सके। तो इसके कारण जो डिमांड फॉर मनी है
वो कम होगा, क्योंकि आपका जो होल्ड किया हुआ अमाउंट है वो कम रहेगा। अब आप लेस अमाउंट होल्ड करेंगे और ज़्यादा पैसा फिर आप वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे बढ़ा है वहाँ पे लगा देंगे। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका एसोसिएशन नेगेटिव देखने को मिलता है। डिमांड फॉर मनी का एसोसिएशन लेवल ऑफ इनकम के साथ पॉजिटिव है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये था डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच पीपल वांट टू होल्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे लोग होल्ड करके रखते हैं डिफरेंट टाइप के जो पर्पसेस होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो पैसा होल्ड करके रखा है लोगों के द्वारा, दैट इज़ डिमांड फॉर मनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द सप्लाई ऑफ मनी। देखिए, सप्लाई ऑफ मनी हमें बताता है कि जो इकोनॉमी में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है इन इकोनॉमी। जैसे कि जो होल्ड करके रखा है वो तो अलग पार्ट था, वो तो होल्ड था, लेकिन होल्ड के अलावा जो पैसा मार्केट में है, जो फ्लो हो रहा है, जो सर्कुलेट हो रहा है पैसा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो कि इकोनॉमी में अवेलेबल है, उसको कहेंगे सप्लाई ऑफ मनी, द सप्लाई ऑफ मनी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सप्लाई ऑफ मनी is the total amount of money in circulation, the total amount of money in circulation, या हम बोल सकते हैं the total amount of money available in the economy। इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो अवेलेबल है, ठीक है, जो सर्कुलेट हो रहा है, वो क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। वो सप्लाई ऑफ मनी है। जो होल्ड किया हुआ अमाउंट था वो था डिमांड फॉर मनी। ठीक है, और इसका अगर आप एसोसिएशन देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप देखेंगे तो नो चेंज। ऐसा क्यों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो सप्लाई ऑफ मनी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी ये कंट्रोल करता है आरबीआई। इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने वाला है आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा मार्केट में इस टाइम चाहिए, क्योंकि मार्केट को वो एनालाइज करते हैं ना, वो एनालिसिस करते हैं मार्केट की कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या चलिए, उस मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से इन्फ्लेशन क्या चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हो रही है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उस हिसाब से मनी सर्कुलेट करते हैं, यानी कि मनी को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो उस हिसाब से लिक्विडिटी को बढ़ाना हो या घटाना हो तो उस हिसाब से मनी सर्कुलेट होती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना अवेलेबल होगा इकोनॉमी में वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा आरबीआई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो ये सप्लाई ऑफ मनी जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज़ ड्यू टू द आरबीआई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस पे शॉर्ट टर्म में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जिसमें हमने बात की मनी की, लीगल टेंडर की, मनी और लीगल टेंडर में क्या डिफरेंस होता है। लीगल टेंडर में भी हमने बात की लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर की, और फिर हमने बात की मनी प्रिंटिंग सिस्टम की कि हमें मिनिमम रिजर्व भी चाहिए होता है मनी को प्रिंट करने के लिए, और फिर हमने बात की डिमांड फॉर मनी और फिर सप्लाई ऑफ मनी। तो आज का जो हमारा जो एजेंडा था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेट्स एंड रेशो जो बैंकिंग में यूज़ होते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह के जो रेशोज़ होते हैं उनको हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।